हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपनी क्लास डबल माइंड स्टडी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम नीट के पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, अब हम उसे सॉल्व कराएंगे। इसको हम 4 भागों में सॉल्व कराएंगे। इसमें 4 पोर्शन होंगे। पहला जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इससे आप पूरे 45 क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप पूरे पेपर को 4 भागों में ले सकते हैं। और अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं जो सिलेबस से थे, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। और वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर उससे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम ये देख सकते हैं, हम गिवन सेट लगा रहे हैं और इसमें पहले हम लोग का आता है बॉटनी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है। तो इसमें आप आंसर हमें पहले आप बताइए। थिंक आप इससे अगर आप पहले आप क्वेश्चन अपने आप से अनुमान लगा लेते हैं, अगर वो सही रहा तो आपको वो याद हो जाएगा, और अगर गलत रहा तो हम तो बताएंगे, तो फिर से वो याद हो ही जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा जन्म दर। नहीं, इसका सही आंसर होगा जाति परस्पर क्रिया। जाति परस्पर क्रिया इसका सही आंसर है। आइए हम दूसरे पर देखते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है। वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग फेज, लैग फेज, जड़ता और प्रसुप्ति। तो इसमें हम देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका लाग प्रावस्था। इसके लिए आपको पूरा बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, इसे आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है हमारी क्लासेस, अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं। तने के आधार से उत्पन्न होने जड़ों को क्या कहते हैं। आंसर बताइए। झकड़ा जड़ें, इससे इंग्लिश में कहते हैं फाइबर्स रूट। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, जिसका नाम है निम्न। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीव के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है आपको सारा, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो आप इसको मिलान करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी बच्चों को ये जो चारों है, इस सभी बच्चों को नहीं याद होगा कि चारों का क्या होता है। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को मलेरिया का याद होगा। मलेरिया बहुत सिंपल है, तो मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम। अब आप आंसर में जाकर देखिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा मलेरिया पर सेकंड आ रहा है। तो पहले में तो नहीं आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो मतलब दूसरा वाला ही सही आंसर है। तो आप बिना हिचकिचाई से सही लगाकर आ सकते हैं और ये सही आंसर है। चलिए आइए हम नीचे आते हैं। इसमें हम पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं उनमें भ्रूण को स्थानांतरण किया जाता है। वो कौन सी, जैसे कि टेस्ट बेबी ट्यूब ये है, तो इसको आप पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा जिफ्ट एवं IUT। इसको आप फुल फॉर्म और इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट बेबी ट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। चलिए हम आते हैं छठे क्वेश्चन पर। जिन आई जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। जिन आई जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तो बताइए आप आंसर। चलिए हम बता देते हैं। इसका आंसर है, जब IA एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्ता है। ये आपका गलत कथन है। अब बाकी जो 3 कथन है बिल्कुल सही है। चलिए हम नीचे आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। यह हमारा 7वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। निम्न में से सही युग्म को चुनिए। तो लाइगेज, DNA के ये सारी एंजाइम है, ये RNA टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो लाइगेज, पॉलीमरेज, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये कई प्रकार के एंजाइम है जिनका उपयोग RNA तकनीक में होता है। तो ये आप जब पता रहेगा तो ये आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे। और इसका सही आंसर है आपका लाइगेज। ये 2 DNA के अणुओं को जोड़ता है, और पॉलीमरेज भी तोड़ता है, और न्यूक्लियस किसी बीच के मतलब किसी मेन पार्ट जगह को तोड़ता है। तो इसमें आपको पढ़ना होगा ये चीज़ें सही। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है सही मिलान का चयन करो। इसमें पहला ऑप्शन है हीमोफिलस, वाई संलग्न है। फेनिलकीटोनुरिया, ये आपका अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण है। दात्र कोशिका अरक्ता, अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण है, क्रोमोसोम 11। ये आपको 12th के बेस पर नहीं मिलेगा, ये आपका बाहर का क्वेश्चन है, 12th के भी बाहर का है। तो आपको ये देखना होगा कहाँ पर है, ठीक है। इसको आप खोजिएगा और ये सवाल लगाइएगा।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। इसका सही आंसर आपका होगा थर्ड। ये आपका जो थर्ड है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें धात्र कोशिका अरक्ता अलैंगिक क्रोमोसोम और प्रभावी लक्षण क्रोमोसोम 11 है। ठीक है, और बाकी जो तीनों हैं ये गलत है आपके। चलिए अब अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है 9वां क्वेश्चन, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका है इसका क्या होगा। जैसे कि आप किसी भी एक ऑप्शन को आपको आ रहा है कोई भी एक ऑप्शन, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो आप बताइए, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये दूसरा, मतलब युद्ध बहुहारी पौड़क होता है लोस्टा। ये सब क्वेश्चन के लिए ना आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश अगर आप आएगा ना तो ये सब क्वेश्चन को सिंपली आप कर सकते हैं। मगर हम यूपी बोर्ड वाले हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है हम यूपी बोर्ड वालों को, तो फिर भी कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इंग्लिश। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, कौन सी अवस्था है जो प्लाज्मोडियम की जो मानव शरीर में मच्छर द्वारा प्रवेश कराई जाती है? मलेरिया में आप सब जानते होंगे आई होप। तो इसका आंसर है जीवाणुज। तो इसमें मादा युग्मक मच्छर में होता है, ये भी मच्छर में होता है, और ये हमारे में होता है, ये सेकंड में होता है पोषण। चलिए आइए हम 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाया जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है और पेप्टाइड बंध क्या होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप इस सब आंसरों का बहुत सिंपलीफिकेशन से आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है इनुलिन और इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होते हैं? तो इसका क्वेश्चन मतलब जो है नीट का वो थोड़ा क्वेश्चन को फंसाता है। वो क्वेश्चन को, जैसे कि इसमें क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होते हैं, मतलब ये दो कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ी होते हैं। सिंपलीफिकेशन में आप देखें तो इसका सही आंसर होगा आपका बीजांड के अंदर भ्रूणकोश और परागकोश के अंदर परागकण। ये आपका दो एकदम सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। आपको इसमें से कोई एक भी याद है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, अब वो आंसर सही रहेगा। फलीदार फलों वाले पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? तो आप इसका आंसर देखिए, थोड़ा पहचाना, क्योंकि जो आप लोग बोर्ड के छात्र हैं वो इसे नहीं जान पाएंगे, थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको, अमोनिया और हाइड्रोजन। आप बच्चे ये जानते तो होंगे कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा बाहर की बुकों से, तो आप जान जाएंगे। अंतरावस्था अर्थात जीवन अवस्था के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको जानना होगा जीवन एज ड्यू टू फेज क्या होता है। तो इसके लिए आपको सेल डिवीज़न पढ़ना होगा, मेटोटिक मियोटिक, यदि आप जब पढ़ लेंगे सारा तो हो जाएगा। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम फंसती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो बनाकर। इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर है, कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्राकृतिक नहीं करती है। जीवन फेज में ये अभिक्रिया होती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एस फेज, जीवन, G2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इससे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मांकुरों के ब्रूश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। सूक्ष्मांकुरों क्यूबिकल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इन फाउंड इन। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिकाओं में। आत्र के स्तर में नहीं पाई जाती, आत्र का स्तर दूसरा स्तर होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल चाहे कि सूक्ष्मांकुर पढ़कर यहाँ लगा देंगे तो बिल्कुल गलत आंसर है। तार ग्रंथियाँ जो मुंह में होती हैं आप इसको जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वृक्काणु। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतराविष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीट में आप एक चीज सब जान लीजिए कि वो अधिकतर गलत क्या है वो ये पूछता है।
और जो आप सिंपल पेपर देंगे उसमें पूछता है सही क्या है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के जाइएगा। बच्चों से पूछा जाएगा गलत क्या है और बच्चों सही क्या है वो लगा कर चले आ जाते हैं, क्योंकि सही क्या है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका होगा अंतराविष्ट कायों के विषय में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, ये खाद्य कणों के अंतर्गण में शामिल नहीं होते। आई थिंक ये सही आंसर है। ये कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप में होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। हाँ ठीक है, ये आपका दूसरा वाला सही आंसर है। इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप ऐसे कुछ बच्चे जो ये सोच रहे पेपर पढ़कर ही हो जाएगा, तो नहीं, आपको पढ़ना होगा हर एक टॉपिक को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है। सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है। अंतर्द्रव्यजालिका नहीं, पैराक्सीसोम नहीं है, गोल्जी का। हाँ ये देखिए, ये आपका सही आंसर है। यहीं पर निर्माण होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। उसके बाद आपका जाता है 18 क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी आरडीएनए तकनीक में यूज़ होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो इसमें आप एथ्रीडियम ब्रोमाइड को आप जान लीजिए, ये बहुत घातक पदार्थ है। अगर इसके हाथ पर रख दें तो तुरंत वहाँ पर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो एथ्रीडियम ब्रोमाइड है तो वो आप लगा सकते हैं, मगर अब इसमें हो जाएगा कि कौन सी किरणों के साथ देखते हैं, तो यूवी विकिरण या अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों के साथ ही नहीं दिखेगा, क्योंकि अवरक्त किरणें नॉर्मल किरणें होती हैं। यूवी विकिरण के साथ ही दिख जाएगा। ये बहुत खतरनाक है, ये लैब में आपको कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊंचे स्थानों पर आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। देख सकते हैं ना, सभी क्वेश्चनों में गलत पूछ रहा है, सही कहीं नहीं पूछ रहा, और सही वहाँ पूछेगा जहाँ बहुत कठिन क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब में होती है। CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकता है। वायु कोशिकाओं में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है। देखिए H+ का यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये जैसा हम बता दिए। इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। अर्ब पुष्प में क्या होता है। अर्ब पुष्प ये रे फ्लावरिस्ट है, मतलब क्या होता है, इसको आपको पढ़ना होगा पुष्प के बारे में सारा जानकारी। ये बाहर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बच्चे जानते नहीं होंगे। इसका सही आंसर हम बता देते हैं। मधुवर्ती अंडाशय, मधुवर्ती अंडाशय, इंफीरियर ओवेरी। अर्ब पुष्प में क्या होता है, तो इंफीरियर ओवेरी होता है। ठीक है, इको आर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पॉलिंड्रोमिक क्रम हैं। इको आर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पॉलिंड्रोमिक फर्स्ट हैं। पहले आपको पता होना चाहिए इको आर फर्स्ट क्या होता है। तो आप इस सब चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ना होता है, क्या चीज़ है, कैसे है, क्यों है। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा GAATCC। ये कोड है, आपको ये पूरा याद करना ही होगा, रिपीट रट्टा मारना ही होगा, बिना रट्टा मारे कुछ नहीं होगा। प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत कथन को पहचानिए। फिर से गलत आया, सही नहीं आया है, तो गलत हम खोजेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम, आई डिफाइंड द फ्रॉम स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, पहले आपको ये होना चाहिए। ये भी आरडीएनए तकनीक में यूज़ होता है। तो हमारा पहला एम ये हो जाएगा कि हम आरडीएनए तकनीक को याद करेंगे। आरडीएनए तकनीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उसे याद कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करता है। नहीं, ये डीएनए की लड़ी को पॉलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। नहीं, यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। नहीं, इसको क्लियर ही हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं क्लियर आंसर देना, तो हम ये नहीं कहेंगे। तो इसमें हो सकता है, ये देखिए, ये चारों सही है, ये तीनों सही हैं, और ये चौथा जो है चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़े जा सकते हैं। डीएनए लाइगेज कभी जुड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ तोड़ने का काम करता है। तो ये आपका गलत आंसर मिल गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला गया है। तो अब यहाँ हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लग, डिग्रीज ऑफ
फर्दर सेवेज ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर हम सीधे बता देते हैं क्योंकि ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। तो सक्रियत अपांग, इसमें 3 स्टेप होते हैं वाहित मल उपचार में। इसके लिए आपको वाहित मल उपचार तकरीबन जो 2 पेज का है, अगर आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, या आप पढ़ लीजिएगा पूरा और इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अंतः शोषण के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करिए। अंतः शोषण सही घटनाओं का चयन करिए। तो पहले आपको सही और गलत पहले ध्यान से देखना है, सांस लेकर क्वेश्चन पढ़ना है, वहाँ पर टाइम है। तो पहला इसमें डायफ्राम का संकुचन, अंतरापरचुप पेशियों का संकुचन, फुसफुस का आयतन कम होना और अंतरा फुसफुस का दाब बढ़ना। तो इसका सही आंसर है डायफ्राम का संकुचन, ठीक है। और इसका सही आंसर है डायफ्राम का संकुचन। और एक है बाह अंतरापार्श्व पेशियों का संकुचन। जब हम सांस अंदर की ओर लेंगे तो संकुचन होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, फुसफुस आयतन कम होना। ये कभी कम नहीं होगा और ये कम हो जाएगा तो आप चले बसेंगे भगवान के पास। और ये हो जाएगा अंतरा फुसफुस दाब का बढ़ना। नहीं, इस दाब भी नहीं बढ़ता है, जब वो दबेगा ही नहीं तो दाब क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसका पहला आंसर है ये फर्स्ट वन, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते अपने 25वें क्वेश्चन पे। यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तिलचट्टे का शरीर जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसे बहुत गहराई से आपको जानना होगा। हमारे में तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क से स्टार्ट होता है, मगर इन लोगों में शरीर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है, जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ये भी आपका सही ऑप्शन है, मगर हम इसे सही नहीं कह सकते। इसका सही आंसर होगा सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर में अदर भाग में स्थित होता है। तिलचट्टे का अगर आप शरीर गर्दन काट देंगे तो जीवित रहेगा, मगर कुछ ही दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको नए क्वेश्चन पे आते हैं 26, जिसका नाम है संकॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही है। आगे यहाँ पे ना सही है और लगातार सही है आएगा। तो इसमें अब बच्चे फंस जाते हैं आगे पीछे करने में। तो इसका हम खोज लेते हैं। इसके लिए आपको कॉर्डेटा संघ क्या होता है, इसके उपयोग मतलब इसमें कैसे जीव आते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैले होते हैं और यह जीवन के अंत तक बनी रहती नहीं। वर्टिब्रेट में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणी काल में उपस्थित होते हैं, हाँ ठीक है, ये सही है आपका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठी एवं खोखला होता है, हाँ बिल्कुल सही है ये भी आंसर। तो कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया जा सकता है, नहीं। तो इसका सही आंसर जिसमें बी और सी दोनों हो, तो ये आपका चौथा सही आंसर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 पर। जीवों को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। मतलब कौन से जीव किस नंबर पर कैसे यूज होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। तो फिर वही वाली बात ऊपर मैंने क्वेश्चन बताई, इसमें से चारों में से आप किसी एक को भी जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे सिंपल है बैसिलस यूरोथेरेंजिसिस। इसका उपयोग होता है बीटी के रूप में, और बीटी अगर आपको नहीं पता है तो आप बोर्ड के अच्छे छात्र नहीं रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कोड करता है, 2 प्रकार के क्राई होते हैं, एक कोड करता है और एक बनाता है। ये टॉक्सिक बनाते हैं पौधों में, जिससे कीट पतंगे जब इन्हें खाते हैं तो कीट पतंगे मर जाते हैं और हमारे बाकी पौधे सुरक्षित रह जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। एक आप देखा पहले का आईवी है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन का नाम है 28। इस क्वेश्चन का है दिया हुआ है अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मतलब ये 12th के सिलेबस में नहीं है, ये बाहर की बड़े बुकों में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो आइए हम देख लेते हैं। लोहा जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देख लीजिए ए का थर्ड जिसमें आ जाए ये तीसरा वाला, ये वाला आंसर सही है बिल्कुल। लोहा जैव क्लोरोफिल, उसके बाद बाकी आप अपने देख लीजिए, टाइम कम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 29 पर। देखिए सही फिर से आगे आपका गलत कथन चुनिए। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मगर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से वहाँ पर पढ़ कर जाना है, क्योंकि इस साल आप आराम से निकाल सकते हो। 2021 का पेपर सिंपल आएगा, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करता परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, नहीं ये गलत आंसर है। रस दारू जड़ में
जड़ से पत्ती तक जल के चालन और खनिजों के चालन में सम्मिलित है। सेपवर्ड इज इन्वॉल्वड इन कंफर्मेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट इन लीफ। तो इसका आंसर आपको ये जो आपको है ना ये पढ़ना होगा आपको, लीफ इसमें रस दारू, तो ये आपको जानना होगा। उसके बाद रस दारू सबसे भीतरी दूतक दारू होता है, सबसे भीतरी दूतक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है। तो ये हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये रस दारू सबसे भीतरी दूतक दारू होता है और इस अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है, तो ये सही है। उसके बाद हम आते हैं 13 क्वेश्चन पर। आपका निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्रेरक क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक क्रिया निरोधक का आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से मेलोनेट। हाँ चलिए देखिए इसका एक सेकंड हमें मिल गया पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद पेप्टाइड बंध का आपको हो जाएगा कोलेजन। उसके बाद सी और थर्ड कवक में कोशिका भित्ति पदार्थ होती है, काइटिन की होती है। या आपको अगर काइटिन पता है तो आप हो जाएगा कवक में कौन सी किस प्रकार का कोशिका भित्ति होता है। द्वितीयक उपाचयज है ऋषि, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप एक भी पता रहेगा तो आप आंसर निकाल लेंगे। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन फीमेल से है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना डीपली पढ़कर जाए क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, अंडोत्सर्ग से पहले नहीं, संभोग के समय नहीं, युग्मनज के बाद नहीं, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन से। हाँ ये संभोग के कुछ समय पश्चात क्रिया है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय की क्रिया है ये। और देख लीजिए ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। उसके बाद हम आते हैं 32 पर। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जातीय विविधता लगभग कितनी है। रॉबर्ट मे, ये आप जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे ना तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना कि नीट जो निकालते हैं वो एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़े रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 7 मिलियन। इसमें बिल्कुल क्लियर रूप से रॉबर्ट मे ने लिखा हुआ है, तो आप जाके एनसीईआरटी पढ़िएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। ट्रांसलेशन तो आपको ये पढ़ना होगा, ट्रांसलेशन आपको पढ़ना होगा। डीएनए जिसमें खोजा गया था हर्शेन चीज़, उसी में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एमआरएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है टीआरएनए का एमिनो एसिलेशन। मतलब कि जो पहले तो उसमें कई प्रकार के राइबोसोम पकड़ते हैं एमआरएनए को, फिर उन्हें पकड़कर टीआरएनए द्वारा स्थानों पर जोड़े जाते हैं और आगे बढ़ाया जाता है और एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जिससे। तो उसमें पहला चरण होगा पर टीआरएनए का एमिलेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 34 पर। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता को दर्शाता है। तो वो है आपका अमेज़न के जंगल, वो आपका अमेज़न के जंगल हो जाएगा। उसके बाद हम 35वां क्वेश्चन पर आते 35 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए गलत पहले पूछा फिर सही भी पूछ लिया, अब उसके पास एक और बचा तो वो क्या है, सही नहीं है। तो इसका हम आंसर देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन संश्लेषण होता है, नहीं। प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं, नहीं। क्रियात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। हाँ यह आंसर सही है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होती है, तो ये भी गलत है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन सही निकला। इंसुलिन आप पढ़ के जाइएगा, इंसुलिन से क्वेश्चन होता है। तो एक पादप के अनुपस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण को दर्शाइए। तो एक पादप के अनुपस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण होते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, एक बीजपत्री तना। तो इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चन ही क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अधिक संख्या अभिक्रय हुए सम्मोहन बढ़ना, जो पूछ ले ये क्वेश्चन ऐसे इससे ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आप समझ जाएंगे। तो आप इसका पहला होगा एक बीजपत्री तना। उसके बाद 37 पर हम आते हैं। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें हो जाएगा स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। इसमें है आपका एक मिला और हमें ये आंसर मिल गया। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आपका सारा का सारा ये क्या होता है, ट्राइगोन क्या होता है, क्वाड्रिक्यूलेट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, आइए हम 38 पर आते हैं। एस एल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण 1 कर अमीनो अम्ल का उत्पन्न किया था? धरती पर जीवों का उत्पन्न कैसे हुआ, इसके मत में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वो हमें याद होना चाहिए। मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया और जलवाष्प के रूप में 800 डिग्री पर मीथेन पहले आपको याद होना चाहिए। तो इसमें मीथेन सिर्फ 2 ऑप्शन में है। अब पहला होगा इसका 800 डिग्री। 600 डिग्री पर वो अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि उसमें विद्युत भी उपस्थित था, तो इसलिए वो डिग्री कम पड़ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पर। क्रमागत उन्नति के लिए ब्रूडी प्रमाण को किसने आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कार्ल अर्नस्ट वार्नर बेयर ने। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये कौन है, क्या किया था इन्होंने, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। कुछ बच्चे यूपी बुढ़ाले ओपेरिन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये 9th में भी है और 11th में 10th में सभी पर चारों साल में ये है, तो इसको सब लोग जानते होंगे। मगर फर्स्ट और सेकंड को आपको पढ़ना होगा, नीट अगर निकालना है तो। रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों को सिर्फ जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने की कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो इस वाष्पोत्सर्जन कुछ भी चलाएंगे तो नहीं, ये गलत है। इसका आंसर होगा मूलधाप। मूलधाप के चलते ही हम तने को दबाते हैं, जिससे ऊपर से वाटर फ्लो आराम से हो सकता है, तो इसका आंसर होगा मूलधाप। और इसके बाद आता है 41 पर। द्वितीयक उपाचय जैसे कि निकोटीन, रिस्ट्रिक्शन और कैफीन को पौधे के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? जिसका हम लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं, चरस गांजा, उसका उपयोग मतलब पौधे क्यों से निर्माण करते हैं? तो वो पौधे निर्माण करते हैं रक्षा पर असर, जैसे कोई भी जीव उन्हें नष्ट करने आता है तो उसे यूज़ कर वो नशे में चला जाता है, और हम जीव जो उसका यूज कर लेते हैं नशे के लिए। तो चलिए हम आगे आते हैं 42 पर। प्रकाश शोषण में आर्यूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से क्या निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है 3C यौगिक का पहला अणु। 3C यौगिक तीसरे कार्बन यौगिक का पहला अणु। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43। बीटी कपास किस्म जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसका क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये आ गया। आरडीएनए तकनीक का उपयोग है। तो यूरोथेंजेनिस के विष जिन को सम्मिश्र करके बनाई गई प्रतिरोधक है, किसके लिए प्रतिरोधी हो सकते हैं? तो इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये कीड़कों के विरोधी है, मतलब अगर आप इसका उपयोग करने लगे तो फिर उसके बाद आप कीड़कों का उपयोग करना छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कीड़क जैसे डीडीटी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 44 पर, जिसमें लिखा हुआ निम्न में कौन ऐसे जीव के सही उदाहरणों को संदर्भ सहित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुआ है? तो इसका देख लेते हैं हम। गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचे, इसको आपको पढ़ना होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप जानते हैं मगर ये नहीं है, ये गलत है। खरपतवारों में शाकनाशक का प्रतिरोध, ये सही है। उसके बाद ससीम केंद्रकों में दवाई का प्रतिरोध, ये भी सही है। मनुष्यों द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें, ये भी सही है। तो हमारा किस में दिया हुआ है? तीनों BCND, ये थर्ड हो गया। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तो प्रतिरक्षा क्या होता है? इम्यूनिटी। अब क्या है, इसको आपको जानना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। जब परपोषी का शरीर प्रतिजन के संपर्क में आता है और इसके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। हाँ, ये सही कथन है, ये सही कथन है, मगर हमारे लिए उत्तर नहीं सही है। जब बने बनाए प्रतिरक्षा प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये भी सही है, ये लेकिन हमारे लिए ये सही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, नहीं। ये देखिए, ये हमारा मिल गया आंसर, ये आपका सही है हमारा आंसर, और ये गलत कथन है। उसके बाद चौथा, भ्रूण माता से कुछ प्रतिरोध प्राप्त करता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा उदाहरण है, बिल्कुल सही, ये भी हमारा देखिए सही है। तो चलिए हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट में हम आपका 46 to 90 तक बना देंगे। तो आपको जो भी चीज़ इसमें ना समझ आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग।